नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उनका पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर की सही और आसान एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। अगर आप परीक्षा के बाद अपना पूरा पेपर मिलाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी सही आंसर की मिल सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ये सेट एच है, ठीक है, चाहे कोई भी सेट हो, प्रश्न एक ही है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो परमाणु परीक्षण भारत में सर्वप्रथम हुआ था 1974। आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था, जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कब हुआ था? 1974 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नेम का संस्थापक नहीं था? ऑप्शन है सुकार्नो, अराफात, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अराफात जो था वह नेम का संस्थापक नहीं था, अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख संस्थापक नहीं था। तो प्रमुख संस्थापक में कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे, सुकर्नो जो इंडोनेशिया के थे, और मार्शल टीटो जो यूगोस्लाविया के थे। ठीक है, ये तीनों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अराफात जो इसका संस्थापक नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेम की स्थापना कब हुई थी? देखिए उसी का फिर अगला प्रश्न है, नेम का स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में। ठीक है, यानी पहली शिखर बैठक जो 1961 में हुई थी, वहीं पर नेम की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो बेलग्रेड में। याद रखना, आपको आगे भी पूछ सकता है वो कहाँ है, बेलग्रेड। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1955, 1949, 1945, 1940। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी नाटो जो है एक सैन्य संगठन है जिनकी स्थापना 1949 में हुई थी। आगे प्रश्न है, पहली गुटनिरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली गुटनिरपेक्ष बैठक बेलग्रेड में हुई थी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कब हुई थी? तो 1961 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन कौन 5 अस्थायी सदस्य हैं? तो पहला है यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस और पांचवा चीन। ये 5 जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। आगे है प्रश्न, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यानी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत जो है वह सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये सभी जो है वह सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात यूएसए में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, हेग, पेरिस।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेग अर्थात नीदरलैंड में है। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। आगे प्रश्न है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया। ठीक है, यानी भारत का जो संघीय ढांचा था वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, जहाँ केंद्र को यानी केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जो विषय है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी नगर पालिका पंचायत जो है वह राज्य सूची का ही विषय है। तो इसलिए कहा है स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में। प्रश्न संख्या 13, भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की? तो भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है? तो नया पंचायती राज जो है वह अशोक मेहता कमेटी पर आधारित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ? तो 73वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन था वह 1993 में लागू हुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो त्रिस्तरीय के अंतर्गत कौन कौन से पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। प्रश्न संख्या 17, यानी 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। तो 74वें जो संशोधन हुआ तो संविधान अनुसूची किस में जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 12वीं जो अनुसूची थी वह नगर पालिका से संबंधित था। तो 74वें जो संशोधन हुआ तो वह 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष के होते हैं? बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो पंचायत का जो चुनाव होता है वह कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, यानी पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? तो भारत देश का जो संविधान है वह सबसे विशाल और लिखित संविधान है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? ठीक है, तो भारत में आम चुनाव इस बार जो आम चुनाव हुई थी कब? 2024 में, तो 18वीं आम चुनाव थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत में अब तक 18 आम चुनाव हो चुका है। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो 1952 से लेकर 2024 तक, ठीक है ना, तो 18 लोकसभा चुनाव हो चुका है। प्रश्न संख्या 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंधन है? तो संविधान के 44वें जो अनुच्छेद है उसमें नागरिक संहिता का उल्लेख दिया गया है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाएं जो होती है उनका वो चुनाव कराती है। ठीक है, यानी पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग। ठीक है,
इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 28 वर्ष? तो भारत का जो राष्ट्रपति है उनका बनने का न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रश्न थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विधान जो परिषद है उनके सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 61, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य की संख्या होती है वह 12 होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? यानी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह भारतीय संसद लगा सकता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। यानी भारतीय संसद का मतलब होता है लोकसभा तथा राज्यसभा। दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। प्रश्न संख्या 28, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, यानी 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति से सलाह कौन मांग सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का और शक्ति प्रदान करने का आदेश है, अनुच्छेद 123। प्रश्न संख्या 30, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री है, यानी 44वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वह देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, तो शिमला समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और वहाँ का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच यह शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था कौन? तो इंदिरा गांधी, राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था?
तो ताशकंद जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर 1966 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो अयूब खान था, दोनों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। कब? 1966 में। प्रश्न संख्या 33, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू अर्थात नेपाल में है। प्रश्न संख्या 35, सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू था और सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो लगभग 8 सदस्य देश हैं। राइट आंसर ऑप्शन 8। ठीक है, यानी 8 जो है सार्क का सदस्य है। कौन कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश सार्क के सदस्य हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 37, आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान में जो सदस्य देश की संख्या है वह 10 है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40, डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? यानी डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो वह है तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र एन ए ऑप्शन बी, एन.ए. पालखीवाला, ठीक है, इन्होंने भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा। प्रश्न संख्या 42 है, बेरूबरी केस किस वर्ष आया? ठीक है, तो बेरूबरी जो है केस 1960 में आया। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि यह जो भारत और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र था उनसे यह जुड़ा हुआ केस है बेरूबरी। कब आया? तो 1960 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? बिल्कुल इजी सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो जब प्रस्तावना करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? न्याय शामिल है, ठीक है, इसके बाद समानता भी शामिल है ना, स्वतंत्रता भी शामिल है, इसके साथ साथ बंधुत्व अर्थात भाईचारा भी शामिल है, लेकिन प्रस्तावना में समृद्धि शामिल नहीं है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो प्रस्तावना में शामिल नहीं है वह है समृद्धि। प्रश्न संख्या 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद जो है 18, अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 और 30,
है ना। अनुच्छेद 29 में है संस्कृति की सुरक्षा और अनुच्छेद 30 में है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना। तो संस्कृति और शैक्षिक अधिकार संबंधित किससे है? आर्टिकल 29 और 30। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग तीसरा में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 47, भारत व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में जो है वह भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 48, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 जो है वह कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यूएसए। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों की अवधारणा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? यानी हाई कोर्ट कितने हैं? ठीक है, तो भारत में कुल मिलाकर 26 उच्च न्यायालय हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 52, किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? किसने कहा भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केसी ह्यूयर ने कहा कि भारत का जो संविधान है वह अर्धसंघात्मक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण का प्रावधान है? केंद्र एवं राज्यों के जो बीच है वो शक्तियों का वितरण होता है, उसका प्रावधान किसमें है? तो 7वीं अनुसूची में है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब प्रश्न संख्या 54, रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? तो रेलवे का जो है वह एक विशाल संघ है। ठीक है ना, तो यह जो है रेलवे का विषय वह कहाँ रखा गया है? केंद्र सूची में। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में विषयों की जो संख्या है वह है 97। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? है ना, तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। वो 3 कौन कौन से आपातकाल घोषणा है? वह है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ये 3 जो है आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थात 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान जब संशोधन हुआ तो उसमें पंचायती राज दिवस मनाने का अधिकार दिया गया, यानी प्रावधान था, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई, इसलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता? 24 अप्रैल को। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 58, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किससे प्राप्त हैं? तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वह संसद को प्राप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
चलिए प्रश्न संख्या 59, राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के लिए आवश्यक जो तत्व है वो 4 है। राइट आंसर ऑप्शन सी। यानी राज्य का जो 4 आवश्यक तत्व है 4, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित क्षेत्र, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। ठीक है। प्रश्न संख्या 60, किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? यानी तेलंगाना जो राज्य बना वह किससे अलग हुआ? वह हुआ था आंध्र प्रदेश से, है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना। कब हुआ था? तो 2014 में। ठीक है, 2014 में तेलंगाना राज्य बना। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी 6 वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बिहार के कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? तो लोकसभा में बिहार के कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? तो 43। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी बिहार से लोकसभा में कुल 43 सांसद चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा में कितने सांसद चुने जाते हैं? 43। तो यही प्रश्न पूछा है, लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? 43। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 63, राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का विशेष शक्ति दिया है। ठीक है, तो राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 249। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसमें विधान परिषद नहीं है। बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें विधान परिषद है। और विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 169। ठीक है, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 169 में विधान परिषदों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? यानी किसी राज्य के विधानसभा का विघटन अनुच्छेद 174। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 213। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन बी। यानी कि हाईकोर्ट के जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जो उम्र है वो रिटायर होने का 62 वर्ष, और जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति कितना वर्ष है? 65 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितना होगा? 62 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 70 है, भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है?
तो भारत की जो न्यायिक समीक्षा व्यवस्था है वह यूएसए से प्रभावित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय जो संविधान है, तो कहता है संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो अनुच्छेद कितना 356। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 356 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है वो 75 है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 73, किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अब प्रश्न संख्या 74 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब प्रश्न संख्या 76 है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो संसद की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 77, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है। यानी राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक जो है वह विलंब कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या 78, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा। प्रश्न संख्या 79, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब प्रश्न संख्या 80, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड का जो संविधान है उससे लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 31 है वह किस अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 24 भाग हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है। तो आपातकालीन प्रावधान वाइमर जर्मन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 87, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। तो चौथे भाग में।
राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 88, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 48 के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 90, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 जो होते हैं वह चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 93, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था जो भारतीय संविधान जो है वह वकीलों का स्वर्ग है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? यानी केमा संशोधन में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था? तो 42वां जो संशोधन हुआ तो उसमें यह शब्द जोड़ा गया, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 96, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? तो भारत के जो मूल संविधान थे उसमें 21 भाग थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 98, भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुआ था वह 1951 और 52 के बीच हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वे थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? यानी कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट जो है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। बाकी संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक जो है वह भारतीय प्रस्तावना में उल्लेख है, लेकिन कम्युनिस्ट जो है वह उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये था 12वीं कक्षा का पॉलिटिकल साइंस का 100 में 100 प्रश्न का आंसर एक्सप्लेन के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।